Bismillahirrahmanirrahim. This is Mushtaq, and you are watching Emers in Preparation for Lecturer English second demo class. Welcome to all of you. And secondly, I want to ask a question from you that how are you? And I hope you will be fine, shine, and sound. First of all, I want to introduce myself. My name is Mushtaq Ali. I am from KPK Buner. I have done BS English and Literature and Linguistics, and nowadays I am working as a visiting English lecturer at GC Dagar Buner. I have 2 years uh, of teaching experience at higher level. It means I have deal many students of higher level, and I am also working as a public mentor. And there is a plus point, and that plus point will be linked with that I'm also preparing myself for CSS and PMS. और CSS और PMS के इम्पोर्टेंस जो है आपको कहाँ पर आएंगे, क्योंकि आखिर में आपके सिलेबस में एक टॉपिक है और वो टॉपिक किस चीज़ से लिंक करता है, वो जनरल नॉलेज से लिंक करता है। तो जनरल नॉलेज में मैं आपको बहुत ज़्यादा चीज़ें जो है आपके सामने रखूँगा और आपको जनरल नॉलेज के लिए भी तैयार कर लूँगा। लेकिन सेकंड क्वेश्चन आपके जहन में ये आता है कि बाज़ लोग जो हैं, बाज़ स्टूडेंट्स को ये कन्फ्यूजन होते हैं कि आपने इंग्लिश को एज ए सब्जेक्ट और इंग्लिश को एज ए लैंग्वेज किस तरह पढ़ना है। इसके लिए हमने थोड़ी सी डिटेल में जाना है कि इंग्लिश इज अ लैंग्वेज का मतलब यह है कि आपने सिर्फ और सिर्फ फोर स्किल्स और ग्रामर पे फोकस करना है। लेकिन जब आप एज अ सब्जेक्ट इंग्लिश को पढ़ते हैं तो वहाँ पे आपने क्या करना है, आपने तीन चीज़ों पे फोकस करना है। एक लिटरेचर पे, दूसरा जो है लैंग्विस्टिक्स पे, और तीसरा जो है आपने ग्रामर पे फोकस करना है। In in this demo class, we will be dealing with linguistic and literature, and as well as we will give a touch to grammar. मैम सपीना, आपने स्क्रीन जो है ऑफ कर दिया। Is there any issue? हेलो। जब आप किसी चीज़ के तरफ जाते हैं, whenever a person wants to go for something, he or she must need motivation, inspiration। और इंस्पिरेशन और मोटिवेशन के बाद आपको एडवाइस की ज़रूरत है, एंड डेट एडवाइस विल बी आकर इन द फॉर्म ऑफ कोट, इन द फॉर्म ऑफ आइडियल, इन द फॉर्म ऑफ मॉडल। आपकी ज़िंदगी में मॉडल मुख्तलिफ चीज़ें जो है आपके जहन में होना चाहिए। तो हम कोट से स्टार्ट करते हैं। अंडरस्टैंडिंग द क्वेश्चन इज इक्वल टू हाफ द आंसर। इट मीन्स अगर आपने सिलेबस को पहचान लिया तो आप लेक्चरर इंग्लिश के लिए आसानी से तैयारी कर सकते हैं। एंड डेट एंड नेक्स्ट कोट डेट विल बी मॉडर्न प्रॉब्लम्स नीड मॉडर्न सोल्यूशन। अगर आपने मॉडर्न प्रॉब्लम्स को हल करना है तो इसके लिए आपने मॉडर्न सोल्यूशंस फाइंड करना है। ऐसा नहीं है कि आपने सुबह से शाम तक और बहुत ज़्यादा चीज़ें जो है स्टडी, इसके लिए आपने स्मार्ट वर्क करना है। और स्मार्ट वर्क हम आपको इस क्लास में बताएंगे कि आपने हार्ड वर्क नहीं करना है, आपने स्मार्ट वर्क करना है। और स्मार्ट वर्क की बुनियाद पे हम लेक्चर इंग्लिश के लिए आसानी से तैयारी करेंगे। तो इस वजह से हम सिलेबस से स्टार्ट करते हैं, और सिलेबस आप पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ आते हैं। हाँ, we will divide the syllabus of Punjab Public Service Commission into 10 parts.
सबसे पहला जो पार्ट है वो हमारे साथ हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर है। और हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर में हम बहुत ज़्यादा चीज़ें कवर करेंगे कि ये हमारे साथ एंग्लो सेक्सन से शुरू हुआ है, और एंग्लो सेक्सन से शुरू होने के बाद आपने पोस्ट मॉडर्निज्म पे ख़त्म करना है। ये सारी चीज़ें हम क्लासेस में डिस्कस करेंगे। सेकंड टॉपिक जो है आपके साथ नावल है, थर्ड टॉपिक आपके साथ ड्रामा है, और फोर्थ टॉपिक पोइट्री है और प्रोज। इन चीज़ों को आपने एक ही टॉपिक के अंदर स्टडी करना है। और ये वो मेन टॉपिक जो है आपके पास क्या है, इवोल्यूशन ऑफ जनरास। इवोल्यूशन ऑफ जनरास के अंदर आप ये सारे टॉपिक्स जो है, आप ये सारे जनरास स्टडी करेंगे। और सेक्स टॉपिक जो है हमारे साथ क्रिटिसिज्म है, और इसके बाद लिटरेरी टर्म्स, ग्रामर, लिंग्विस्टिक्स और जनरल नॉलेज। ये 10 पार्ट्स जो है आपने लेक्चरर इंग्लिश के लिए स्टडी करना है। और इन पे हम डिटेल में बात करेंगे कि हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर को आपने डिवाइड करना है मल्टीपल टॉपिक्स। क्योंकि अगर आपने किसी चीज़ को अच्छी तरीके से स्टडी करना है तो इसके लिए आपने क्लासिफिकेशन करना है, और क्लासिफिकेशन हम इस क्लास में करेंगे कि आपने, अगर आपने हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर को स्टडी करना है तो इसके लिए आपने इसको डिवाइड करना है, क्लासिफाई करना है। और इस हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर को हमने मल्टीपल टॉपिक्स, मल्टीपल सब पीरियड्स के अंदर डिवाइड कर दिया है। और सबसे पहला जो पीरियड है वो हमारे साथ ओल्ड इंग्लिश और एंग्लो सैक्सन पीरियड है। और आप ये जानते हैं कि हमने इसको डिटेल में स्टडी करना है कि हमारे साथ ओल्ड इंग्लिश पीरियड और एंग्लो सैक्सन पीरियड क्या होता है। और इसमें हम ये स्टडी करेंगे कि ये कब शुरू हुआ और कब एंड हुआ। इसमें एंग्लो सेक्सन के लाइफ, एंग्लो सेक्सन के लिटरेचर, और एंग्लो सेक्सन के लिटरेचर के अंदर आपने पोइट्री, प्रोज, ये सारी चीज़ें हम आने वाले क्लासेस में, नेक्स्ट क्लासेस में पढ़ेंगे। और आप समझेंगे कि एंग्लो सेक्सन पीरियड क्या है और ये कब, क्यों, और इसकी मेन फीचर जो है, ये सारी चीज़ें हम आने वाली क्लासेस में पढ़ेंगे। इसके बाद हमारे साथ दूसरा जो पीरियड है वो मिडल इंग्लिश और एंग्लो नॉर्मन पीरियड है, और वो 1066 में शुरू हुआ और 1500 में ख़त्म हुआ। आपने मिडल इंग्लिश को फर्दर 3 और 4 टॉपिक्स के अंदर स्टडी करना है, और ये हम क्लास में स्टडी करेंगे। आने वाली क्लासेस में आप पढ़ेंगे कि आपने मिडल इंग्लिश को किस तरह फर्दर क्लासिफाई करना है। और थर्ड पॉइंट जो है, आपने रेनेसेंस को स्टडी करना है। 1500 से लेकर 1660 तक जो पीरियड है उस पीरियड को हम रेनेसेंस एज कहते हैं। और रेनेसेंस एज को हम रिफॉर्मेशन एज भी कह सकते हैं, एज ऑफ शेक्सपियर भी कह सकते हैं। और ये सारी चीज़ें जो हैं हम क्लासेस में पढ़ेंगे इंशाल्लाह। एलिज़ाबेथन एज को आपने 1558 से लेकर 1625 तक, इसमें आपने एलिज़ाबेथन एज जो है, एलिज़ाबेथन एज को आपने स्टडी करना है। और इसके बाद जेम्स वन का पीरियड जो है वो भी हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे। और ये जो टॉपिक्स आप देखते हैं स्लाइड्स पे, ये हम इंशाल्लाह आने वाले क्लासेस में कवर करेंगे। और डीपली हम ये जाएंगे कि आपने एंग्लो सैक्सन को, आपने विक्टोरियन पीरियड को, आपने रोमांटिक पीरियड को, आपने इन सारे पीरियड्स को, जो स्लाइड्स आप देख सकते हैं, स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये सारे हम डिटेल में पढ़ेंगे इंशाल्लाह। और लास्ट जो टॉपिक है इसमें पोस्ट मॉडर्न पीरियड है। और आखिर में मैंने आपको एक तरीका बताया है, क्योंकि स्टार्ट में मैंने आपको बताया था कि यू डोंट नीड हार्ड वर्क, यू शुड गो फॉर स्मार्ट वर्क। तो स्मार्ट वर्क की बुनियाद पे हमने इन चीज़ों को क्या करना है, इस तरीके से, इन स्टेप्स की बुनियाद पे आपने स्टडी करना है। इफ यू वांट टू गो डीप यू नीड टू नो अबाउट सच क्वेश्चन। आपने इन क्वेश्चंस के बारे में क्या करना है, स्टडी करना है। 3 क्वेश्चन आपने अपने जहन में रखना है। सबसे पहला जो क्वेश्चन है, व्हाट टू स्टडी। जब आप हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर की तरफ जाते हैं, आपने पास्ट पेपर्स की तरफ जाना है, आपने मल्टीपल एमसीक्यूज बुक्स की तरफ जाना है कि वहाँ पे किस तरह के एमसीक्यूज
पेपर में आ सकते हैं। तो आपने उन एमसीक्यूज के बुनियाद पे, उन पास्ट पेपर्स की बुनियाद पे अपना स्टडी जो है जारी रखना है, और उन चीज़ों की बुनियाद, उन एमसीक्यूज की बुनियाद पे, उन बुक्स के बुनियाद पे आपने क्या करना है, आपने हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर स्टडी करना है। और दूसरा जो क्वेश्चन है आपके सामने, दैट इज अबाउट हाउ टू स्टडी, आपने किस तरीके से स्टडी किया। जिस तरह मैंने आपके सामने चीज़ों को क्लासिफाई कर दिया, हमारे साथ पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन का सिलेबस है, आपने उन सिलेबस को क्लासिफाई करना है, आपने हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर को सही तरीके से क्लासिफाई करना है। और तीसरा जो क्वेश्चन है, आपने व्हेन एंड वेयर टू स्टडी, आपने कब कहाँ पे स्टडी करना, ये क्वेश्चन आपने अपने जहन में रखना है। एंड इसके बाद आपने आना है बेस्ट लर्निंग टिप्स फॉर लर्निंग पीरियड्स ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। मैंने आपके सामने मल्टीपल पीरियड्स जो है, मल्टीपल एजेस जो है आपके सामने रख दिए। वो एंग्लो सेक्शन से शुरू हुआ और पोस्ट मॉडर्निज्म पे ख़त्म हुआ। तो उसके लिए आपके पास स्टेप्स होना चाहिए। सबसे पहला जो स्टेप्स है, आपने इनकी ड्यूरेशन को स्टडी करना है। और ड्यूरेशन के बाद आपने स्टार्टिंग और एंडिंग को स्टडी करना है, कि जब हम रोमांटिसिज्म की तरफ आते हैं, जब हम विक्टोरियन लिटरेचर की तरफ आते हैं, तो आपने जहन में रखना है कि उसका ड्यूरेशन कितना था, ड्यूरेशन कितना था। तो विक्टोरियन पीरियड जो है 1901 नहीं, सॉरी, रोमांटिसिज्म की तरफ आना है। तो रोमांटिसिज्म हमारे साथ 1785 और 1798 में शुरू हुआ, और 1798 में शुरू होने के बाद कब ख़त्म हुआ, 1830s में ख़त्म हुआ। तो ये आपके साथ ड्यूरेशन होगा। फिर आपने स्टडी करना है कि स्टार्टिंग और एंडिंग क्यों हुई, why the romanticism started, why the romanticism ends। तो आपने ये चीज़ें ज़रूर पढ़ना है, और इसके लिए आपने रीजंस बताना है, और कितनी ईयर्स पे मुश्तमिल थे। और थर्ड नंबर पॉइंट जो है, आपने प्रोमिनेंट इवेंट्स, मूवमेंट्स और ट्रेंड्स को स्टडी करना है। आपने इवेंट्स को स्टडी करना है कि रोमांटिसिज्म जो है क्यों शुरू हुआ, फ्रेंच रिवॉल्यूशन की बुनियाद पे शुरू हुआ, और इनमें मेन मूवमेंट्स जो है क्या थे, नेचुरलिज्म, सुपर नेचुरलिज्म, नेगेटिव कैपेबिलिटी। आपने इन चीज़ों को क्या करना है, स्टडी करना है। ये आपके साथ मेन इवेंट्स हो गए रोमांटिसिज्म की पीरियड का। और जब आप मॉडर्निज्म पीरियड की तरफ, मॉडर्निज्म 1901 में शुरू हुआ और 1945 में ख़त्म हुआ, तो उसमें जो इवेंट्स थे, उसमें जो मूवमेंट्स थे, उसमें जो ट्रेंड्स थे, मल्टीपल ट्रेंड्स हो सकते हैं, पोइट्री में भी ट्रेंड्स हो सकते हैं, ड्रामा में भी ट्रेंड्स हो सकते हैं। तो आपने मोमेंट्स, इवेंट्स और ट्रेंड्स को स्टडी करना है कि 20th सेंचुरी में मॉडर्निज्म में हमारे साथ वर्ल्ड वॉर 1 शुरू हुआ, तो वर्ल्ड वॉर 1 का जो इम्पैक्ट्स है वो क्या हो सकता है, उसमें जो मोमेंट्स है हमारे साथ, एग्जिस्टेंशलिज्म, नाइलिज्म, और इसके साथ साथ आपने जर्जियन पोइट्री, वार पोइट्स, ये सारी चीज़ें हम स्टडी करेंगे इंशाल्लाह। और फिर आपने फोर्थ पॉइंट जो है आपके साथ बैकग्राउंड है, आपने रोमांटिसिज्म का बैकग्राउंड स्टडी करना है, आपने विक्टोरियन लिटरेचर का बैकग्राउंड स्टडी करना है, आपने रेनेसांस पीरियड का बैकग्राउंड स्टडी करना है कि ये बैकग्राउंड हमारे साथ सोशल है, पॉलिटिकल है, इकोनॉमिक है, कल्चरल है। और इसके साथ साथ आपने मल्टीपल चीज़ों, मल्टीपल बैकग्राउंड्स की बुनियाद पे इन पीरियड्स को स्टडी करना है। और ये हम आने वाले वक्त में, आने वाले क्लासेस में आपको बताएंगे कि आपने रेनेसांस पीरियड को सोशल बैकग्राउंड के साथ किस तरह लिंक करना है, आपने रोमांटिसिज्म को पॉलिटिकल बैकग्राउंड से किस तरह लिंक करना है। और इसके साथ साथ फिफ्थ पॉइंट जो है, आपने रिप्रेजेंटेटिव राइटर्स को स्टडी करना है। जब आप एज ऑफ चासर की तरफ आते हैं, रेनेसांस पीरियड की तरफ आते हैं, तो वहाँ पे आपके साथ प्रोमिनेंट राइटर जो थे वो चासर थे। तो चासर को हम पढ़ेंगे, उसकी बायोग्राफी को पढ़ेंगे, उसके वर्स को पढ़ेंगे। और इसके बाद आपने स्पेंसर की तरफ आना है, और स्पेंसर की फेरी क्वीन को आपने स्टडी करना है। जब हम 18 सेंचुरी की तरफ आते हैं, तो वहाँ पे आपके साथ प्रोमिनेंट राइट
बायोग्राफी वर्क्स और सारी चीज़ों में रोमांटिसिज्म में आपने क्या करना है, रोमांटिसिज्म में आपने वर्ड्सवर्थ, कॉलरिज, जॉन कीट्स, ये सारे पोएट्स जो है हम पढ़ेंगे, ये हमारे साथ रिप्रेजेंटेटिव राइटर्स हैं। और इसके बाद आप विक्टोरियन लिटरेचर की तरफ आते हैं, तो विक्टोरियन लिटरेचर में आपके साथ टू मेन राइटर्स हैं, एक है अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन और दूसरा जो है रॉबर्ट ब्राउनिंग है। ये हम पीरियड वाइज स्टडी करेंगे कि ये हमारे साथ मेन राइटर्स कौन है और उनके सेक्स पॉइंट जो है मेन वर्क्स क्या है। जिस तरह मैंने आपको पढ़ा, मैंने आपको समझाया कि रिप्रेजेंटेटिव राइटर हमारे साथ चासर है, तो चासर की कंटरबरी टेल्स हम स्टडी करेंगे और स्पेंसर के फेरी क्वीन स्टडी करेंगे और अलेक्जेंडर पोप के रैप ऑफ द लॉक स्टडी करेंगे। इस तरह आपके साथ रोमांटिसिज्म के जो राइटर्स है उनके मेन वर्क्स जो है हम स्टडी करेंगे। इसके बाद आपने क्या करना है, नॉवेल्स की तरफ आना है। नॉवेल्स हर पीरियड में आपके साथ मेन नॉवेलिस्ट जो है, मेन नॉवेल्स हैं, इनको हम आने वाले क्लासेस में स्टडी करेंगे। लेकिन उसका जो स्मार्ट वर्क है, आई हैव टोल्ड यू कि आपने क्या करना है, हार्ड वर्क की तरफ नहीं जाना है, आपने सिर्फ और सिर्फ स्मार्ट वर्क पे फोकस करना है। तो इसके लिए हमने टिप्स जो है आपके सामने रख दिए हैं। हाउ टू स्टडी नॉवेल्स, नॉवेल्स को स्टडी करने के लिए सबसे पहला जो पॉइंट है, आपने नॉवेल को इंट्रोडक्शन देना है। इंट्रोडक्शन, और इंट्रोडक्शन में हम क्या करेंगे, उनके ओरिजिन, उनके डेवलपमेंट, उन चीज़ों पे और उनके हिस्टोरिकल टचेस जो है आपने क्या करना है, पढ़ना है। नावल का ओरिजिन जो है कंटरबरी टेल्स में आपको मिल सकता है और इसके बाद 1740s में पामीला से हम नावल के इंट्रोडक्शन जो है, नावल के ओरिजिन और नावल के हिस्ट्री जो है पढ़ सकते हैं। ये हम आपको क्लासेस में पढ़ाएंगे। और इसके बाद आपके साथ दूसरा जो टाइप्स है, टाइप्स ऑफ नावल, आपने इंट्रोडक्शन के बाद टाइप्स की तरफ आना है कि ये नावल जो है हमारे साथ पिकरिस्क नावल है, ये नावल जो है हमारे साथ बर्लेस्क नावल है, ये नावल हमारे साथ हिस्टोरिकल है, जियोग्राफिकल है, रीजनल नावल जो है, ये सारी चीज़ें, ये सारे टाइप्स जो है हम नावल्स के साथ साथ पढ़ेंगे कि ये नावल हमारे साथ इस टाइप के साथ लिंक है। और इसके बाद आपने टेक्निक्स की तरफ आना है। टेक्निक्स, हमारे साथ मल्टीपल टेक्निक्स हो सकते हैं और उन टेक्निक्स की बुनियाद पे आपने क्या करना है, उन नावल्स को एनालाइज करना है। उनके एनालिसिस आपने टेक्निक्स की बुनियाद पे करते हैं कि हमारे साथ स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस टेक्निक है जो ज़्यादातर वर्जीनिया वुल्फ ने यूज़ किया है, जेम्स जॉयस ने यूज़ किया, ये टेक्निक्स हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे। और इसके बाद हमारे साथ कैरेक्टराइजेशन क्या होता है, कैरेक्टराइजेशन को आपने नावल्स में किस तरह फाइंड करना है, और ये सारी चीज़ें हम क्लासेस में पढ़ेंगे। और फिफ्थ पॉइंट जो है पॉइंट ऑफ व्यू है, फर्स्ट पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू, सेकंड पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू और थर्ड पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू, आपने नावल्स में किस तरह इन चीज़ों को पॉइंट करना है। और फिर इसके बाद आपने मेन नावलिस्ट के जो मेन नावलिस्ट ने जो नावल्स लिखे, उन नावल्स के हम कैरेक्टर्स की तरफ आएंगे। करेक्टर राउंड कैरेक्टर भी हो सकते हैं, डायनामिक, स्टैटिक, प्रोटैगनिस्ट, एंटागोनिस्ट, ये सारे कैरेक्टर्स जो हैं आप स्टडी करेंगे। और इसके बाद आपने नावल के मेन पॉइंट जो है वो प्लॉट है, आपने प्लॉट पे फोकस करना है कि हमारे साथ और प्लॉट के कितने टाइप्स है। ये सारी चीज़ें हम क्लासेस में इंशाल्लाह आपको पढ़ाएंगे कि आपने किस तरीके से मेन नावलिस्ट को किस तरह आपने स्टडी करना है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट नावल्स। और फिर इसके बाद आपने किस चीज की तरफ आना है, आपने आपके पास इवोल्यूशन ऑफ जनरास में सेकंड जो टॉपिक है वो ड्रामा है। और ड्रामा में हम पढ़ेंगे कि ड्रामा क्या होता है, व्हाट इज ड्रामा, उसके ओरिजिन, डेवलपमेंट, हिस्ट्री और चेंजेस जो है थ्रू आउट पीरियड किस तरह आए हैं।
कि आपने ग्रीक लिटरेचर में सोफोक्लिस, यूरिपिडीज, एशियलिस के ड्रामास को आपने स्टडी करना है कि वहाँ पे चेंजेस किस तरह आए थ्रू आउट पीरियड्स, कि वहाँ पे यूनिटीज थे। आपने यूनिटी ऑफ एक्शन, यूनिटी ऑफ टाइम और यूनिटी ऑफ प्लेस को फॉलो करना था। लेकिन इसके बाद जब हम इंग्लिश की तरफ आते हैं तो इंग्लिश लिटरेचर में सबसे पहला जो स्टार्ट है, सबसे पहला जो स्टार्ट है किस चीज से आपने कर दिया। आपने ग्रीक लिटरेचर के बाद हमारे साथ मोरलिटी प्लेस, मिस्ट्री प्लेस, मिरेकल प्लेस, ये प्लेस जो है आए। और फिर हम बताएंगे कि हमारे साथ मेजर ड्रामाटिस्ट कौन थे और उनके इम्पोर्टेंट वर्ड्स, उसके प्रोमिनेंट वर्ड्स को आपने स्टडी करना है। और थर्ड नंबर पॉइंट में आपने स्टडी करना है कि हमारे साथ ड्रामा के मल्टीपल टाइप्स है, ये भी हम स्टडी करेंगे इंशाल्लाह। इम्पोर्टेंट एक्सट्रैक्ट्स ऑफ द टेक्स्ट, आपने टेक्स्ट के मेन पीसेस को स्टडी करना है कि हमारे साथ ऑडिपस रेक्स की तरफ अगर आप जाते हैं, अगर आप शेक्सपियर के किंग लेयर और किंग लेयर के बाद आपके साथ मल्टीपल ड्रामास है, द वे ऑफ द वर्ल्ड है, इन के इम्पोर्टेंट एक्सट्रैक्ट्स को हम स्टडी करेंगे। फिर इसके बाद समरी ऑल ऑफ द इम्पोर्टेंट वर्ड्स जो है, ऑल ऑफ द इम्पोर्टेंट ड्रामाटिस्ट के जो वर्क्स है उसकी समरी को हम पढ़ेंगे। मेजर थीम्स, मोटिव, सिंबल्स और करेक्टर इन रिलेशन टू प्लॉट, ये सारी चीज़ें हम ड्रामा में डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। और फिर इसके बाद जो तीसरा मेन जनरा है वो क्या है, वो पोइट्री है। और आपने पोइट्री को स्टडी करना है कि पोइट्री क्या है, हाउ टू स्टडी पोइट्री। मैंने स्टार्ट में आपको बताया कि आपने स्मार्ट वर्क पे फोकस करना है। और व्हाट इज पोइट्री, हम सबसे पहला काम जो है पोइट्री पे करेंगे, उसके ओरिजिन, हिस्ट्री, डेवलपमेंट और मेजर चेंजेस थ्रू आउट इंग्लिश लिटरेचर पीरियड्स जो है उनको हम स्टडी करेंगे कि एंग्लो सैक्सन पीरियड में आपके साथ क्या शुरू हुआ, वहाँ पे इलिट्रेशन था। एंग्लो नॉर्मन पीरियड में आपने राइम को इंट्रोड्यूस कर दिया। फिर इसके बाद आपने फ्री वर्स, मल्टीपल टाइप्स जो हैं ये हमारे साथ पोइट्री में आ गए। और मेजर पोइट्स को हम पढ़ेंगे और उनके मेन पोइम्स को हम पढ़ेंगे। जिस तरह मैंने आपको बताया कि आपने कंटरबरी टेल्स को स्टडी करना है, फेरी क्वीन को स्टडी करना है। और फिर इसके बाद हमने रोमांटिसिज्म के जो मेन राइटर्स हैं उनके वर्क्स को हम स्टडी करेंगे। और हम इनके टेक्सचुअल एनालिसिस भी करेंगे। क्रिटिकल एनालिसिस ऑफ द पोएम्स पे आपने फोकस करना है कि हमारे साथ क्रिटिकल एप्रिसिएशन और क्रिटिकल इवैल्यूएशन क्या होता है। कि क्रिटिकल एप्रिसिएशन किस चीज़ को कहते हैं, आपने सिर्फ और सिर्फ टेक्स्ट पे फोकस करना है। टेक्स्ट के अंदर जो भी चीज़ें राइटर ने इंट्रोड्यूस की हैं उन चीज़ों को आपने क्या करना है, अप्रिशिएट करना है कि इसने जो टाइप यूज़ किया है, फॉर्म यूज़ किया है, उसने जो मीटर यूज़ किया, उसने जो स्टैंजा टाइप यूज़ किया है, उन सारी चीज़ों को आपने क्या करना है, अप्रिशिएट करना है। और फिर हम बायोग्राफी ऑफ द पोएट्स की तरफ आएंगे कि व्हाट हैपन इन द लाइफ ऑफ अ पोएट, पोएट के लाइफ में क्या हुआ था, उसने अपनी ज़िंदगी कैसे गुजारी। और फिर पोएम के समरी और टेक्सचुअल एनालिसिस, ये सारी चीज़ें हम क्लास में करेंगे। फॉर्म एंड स्ट्रक्चर ऑफ पोएम, आपने जिस तरह मैंने आपको बताया कि आपने क्रिटिकल एप्रिसिएशन में फॉर्म और स्ट्रक्चर पे फोकस करना है, तो ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह। टाइप्स ऑफ पोइट्री जो है हमारे साथ ऑब्जेक्टिव पोइट्री है एंड सब्जेक्टिव पोइट्री। ऑब्जेक्टिव पोइट्री और सब्जेक्टिव पोइट्री की डिफिनीशन और उसके मेन डिफरेंसेस जो है, और डिफरेंसेस के बाद आपने मेजर जो टाइप्स है वो भी हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे। और इस तरह मोमेंट्स जो है, मेन मोमेंट्स, इवेंट्स और ट्रेंड्स पोइट्री में क्या आते हैं कि आपने मोमेंट्स को स्टडी करके इमेजिज्म मोमेंट किस तरह स्टार्ट हुआ, सरियलिज्म मोमेंट किस तरह, ट्रांसेंडेंटलिज्म किस तरह शुरू हुआ, और इन चीज़ों को आपने पोएम्स में किस तरह फाइंड करना है। थीम, सिंबल्स और मोटिव्स हम पोइट्री में स्टडी करेंगे और ये हम आपको बताएंगे कि आपने थीम्स को किस तरह फाइंड करना है, सिंबल्स को आपने किस तरह यूज़ करना है। और लास्ट जो टाइप है, डिफरेंट थीरीज पोइट्री में किस तरह यूज़ हुए, प्योरिटनिज्म को
हमने किस तरह यूज किया। ये एक पीरियड भी हो सकता है और ये एक थीरी भी हो सकता है कि आपने प्योरिटनिज्म को पोइट्री में किस तरह फाइंड करना है, रोमांटिसिज्म, ट्रांसेंडेंटलिज्म, ये हमारे साथ मोमेंट्स भी हो सकते हैं, प्री रेपेलाइट्स मोमेंट, और इसके बाद नेचुरलिज्म, रियलिज्म, ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह हम पोएम्स में कवर करेंगे, पोइट्री में हम ये सारी चीज़ें फाइंड करेंगे। और आपने उनके टेनेट्स, उनके टैक्टिक्स को आपने किस तरीके से पोइट्री में फाइंड करना है। और इसके बाद, पोइट्री के बाद आपके साथ जो last the last genre which will be studying and the evolution of genres will be prose and how to study prose। आपने prose को किस तरह स्टडी करना है, prose क्या होता है और प्रोज की इवोल्यूशन किस तरह हुई, चेंजेस थ्रू आउट पीरियड्स किस तरह हुए, फ्रांसिस बेकन, जोनाथन स्विफ्ट और चार्ल्स लैम और रसल, ये सारे जो मेन प्रोज राइटर है और उसको हम एसेइस्ट भी कहते हैं, उन्होंने मुख्तलिफ एजेस में, मुख्तलिफ टाइम्स में प्रोज को किस तरह यूज़ किया और उसकी इवोल्यूशन किस तरह हो गई। और फिर आपने थर्ड पॉइंट की तरफ कि हमारे साथ प्रोज और पोइट्री में क्या फ़र्क है, और मेजर प्रोज राइटर्स हम पढ़ेंगे। मैंने आपको बताया कि हमारे साथ चार्ल्स लैम है, हमारे साथ रसल है, और सबसे पहला जो चीज़ है वो फ्रांसिस बेकन, स्विफ्ट, ये सारे जो है प्रोज राइटर्स थे। उसने प्रोज उन इन लोगों ने प्रोज को किस तरह यूज़ किया और उसके राइटिंग में इवोल्यूशन किस तरह हुआ, ये सारी चीज़ें हम आने वाले क्लासेस में इंशाल्लाह पढ़ेंगे और आपको बताएंगे कि आपने प्रोज को किस तरह स्टडी करना है और मेन प्रोज राइटर्स जो हैं और उनके प्रोमिनेंट वर्ड्स, प्रोमिनेंट प्रोज स्टाइल्स जो है, ये सारी चीज़ें हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे। और प्रोज के बाद हमारे साथ जो लास्ट टॉपिक है लिटरेचर में, वो क्या है, वो क्रिटिसिज्म है, क्रिटिसिज्म। और आपने क्रिटिसिज्म को किस तरह स्टडी करना है, इसके लिए आपने डिफिनीशन, यू शुड गो फॉर द डिफिनीशन ऑफ क्रिटिसिज्म। और डिफिनीशन के बाद आपने क्रिटिसिज्म और थीरी के दरमियान मेन डिफरेंस क्या है, कि थीरी और क्रिटिसिज्म क्या चीज़ है और इन दोनों के दरमियान डिफरेंसेस क्या हैं, उनके दरमियान सिमिलरिटीज़ क्या हैं। और फिर हम मेजर वर्क्स एंड क्रिटिसिज्म, मेजर वर्क्स क्रिटिसिज्म में किस तरह हुए। आपने अरिस्टोटल के पोएटिक्स को स्टडी करना है कि अरिस्टोटल ने पोएटिक्स में ट्रेजिडी का डिफिनीशन किस तरह किया। ट्रेजिडी के बाद आपने प्लॉट के एनालिसिस को उसने किस तरह बयान किया और उसके मेन टाइप्स को उसने किस तरीके से डिफाइन किए, ये हम पढ़ेंगे कि अरिस्टोटल ने पोएटिक्स कब लिखा, क्यों लिखा, और ये सारी चीज़ें हम क्लासेस में डिस्कस करेंगे। और लॉन्जाइनस का सबलाइन जो है, सिडनीज अपोलॉजी फॉर पोइट्री, ये हम पढ़ेंगे कि अपोलॉजी फॉर पोइट्री सिडनी ने क्यों लिखा। जिस तरह आप, मेरे ख्याल में आप लोगों को पता होगा कि स्टीफन गासन ने पोइट्री पे अटैक किया, तो उसके बदले में सिडनी ने अपना जो ट्रिटाइस है वो लिख लिया कि आपने पोइट्री के किस तरीके से क्या करना है, किस तरीके से उनके डिफेंड करना है। और फिर आपने मैथ्यू आर्नल्ड की तरफ आना है, और फिर आपने लिरिकल बैलेड्स जो हैं, लिरिकल बैलेड्स नहीं सॉरी, कॉलरिज ने जो बायोग्राफिया लिटरिया क्यों लिखा और उसके मेन टेनेट्स जो है हम क्लासेस में इंशाल्लाह पढ़ेंगे। इलियट्स के ट्रेडिशन और इंडिविजुअल टैलेंट को हम स्टडी करेंगे इंशाल्लाह। ये हमारे साथ जो प्लेटफॉर्म है क्रिटिसिज्म का है। और फिर आपने लिटरेरी टर्म्स की तरफ आना है, आपने लिटरेरी टर्म्स को किस तरह स्टडी करना है और सिंपल लैंग्वेज और लिटरेरी टर्म्स, इन दोनों के दरमियान क्या फ़र्क है। फिगुरेटिव लैंग्वेज हम भी कह सकते हैं कि फिगुरेटिव लैंग्वेज, लिटरेरी टर्म्स और सिंपल लैंग्वेज, पोइट्स के पास लिटरेरी डिवाइसेस होते हैं, लिटरेरी टर्म्स होते हैं, पोएटिक लाइसेंस होते हैं, ये सारी चीज़ें हम स्टडी
करेंगे। और उसके लिए आपको एक रेफरेंस भी देता हूँ कि आपने मॉर्टन ग्रे का बुक लेना है और वहाँ पे आप देखेंगे कि लिटरेरी टर्म्स को उसने किस तरीके से कितने लिटरेरी टर्म्स डिफाइन की, ये सारी चीज़ें हम क्लासेस में डिस्कस करेंगे। और आपके साथ जो नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है, वो ग्रामर है। और ग्रामर को आपने स्टडी करना है कि ग्रामर का डिफिनीशन, व्हाट इज द डिफिनीशन ऑफ ग्रामर, और उसके टाइप्स क्या है, ग्रामर के मेन टाइप्स है वो हम पढ़ेंगे। फिर इसके बाद आपने सेंटेंस को स्टडी करना, लेकिन सेंटेंस को स्टडी करने से पहले यू शुड गो फॉर लेटर, यू शुड गो फॉर अल्फाबेट, यू शुड गो फॉर यू शुड गो फॉर वर्ड। और वर्ड के अंदर आपने वर्ड क्लासेस को स्टडी करना है। वर्ड क्लासेस हम किस चीज़ को कहते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच को कहते हैं। और फिर इसके बाद आपने टेंसेस की तरफ आना है, सेंटेंस टाइप्स, ये सारी चीज़ें हम इंशाल्लाह कवर करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ मीनिंग, सेंटेंस की कितने टाइप्स है, डिक्लेरेटिव, ये सारी चीज़ें जो हैं हम ग्रामर में स्टडी करेंगे। ये जो आप देखते हैं कि हमारे साथ सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन, करेक्ट यूसेज ऑफ सेंटेंसेस, सेंटेंस स्ट्रक्चर, ये सारी चीज़ें हम क्लासेस में पढ़ेंगे। और फिर इसके बाद जो हमारे साथ नेक्स्ट टॉपिक है वो linguistics का है, and that is one of the most crucial and one of the most important topic in preparing yourself for lecturer। आपने linguistic की definition करना है। And what is linguistic? Linguistic is the scientific study of language in general। लैंग्वेज के स्टडी को हम लैंग्विस्टिक्स कहते हैं। तो उसके लिए आपने ओरिजिन ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज की तरफ आना है कि ओरिजिन ऑफ लैंग्वेज, ओरिजिन ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज कब हुआ। तो उस ओरिजिन को आपने 4 कैटेगरीज में डिवाइड करना है। सबसे पहला जो कैटेगरी है वो हमारे साथ ओल्ड इंग्लिश है। ओल्ड इंग्लिश कब शुरू हुआ? ओल्ड इंग्लिश 450 से लेकर 1100 तक जो पीरियड है उसको हम ओल्ड इंग्लिश कहते हैं। ये हम पढ़ेंगे कि इसमें इवोल्यूशन कैसे हुआ, इसका ओरिजिन, उसका मेन फैक्टर, मेन रीजंस, ये सारी चीज़ें हम क्लासेस में पढ़ेंगे। और फिर इसके बाद आपने क्या करना है, दूसरी पीरियड की तरफ जाना है कि 1100 से लेकर 1500 जो चीज़ है उसको हम मिडिल इंग्लिश कहते हैं। और 1500 से लेकर 1700 तक हम अर्ली मॉडर्न पीरियड, और 1700 के बाद अब तक जो पीरियड है उसको हम मॉडर्न इंग्लिश कंसिडर करते हैं। और फिर आपने ब्रांचेस ऑफ लिंग्विस्टिक्स को स्टडी करना है कि मैक्रो ब्रांचेस क्या है और मैक्रो और माइक्रो ब्रांचेस में फ़र्क क्या है। और माइक्रो ब्रांचेस को हम लेवल्स ऑफ लिंग्विस्टिक भी कह सकते हैं कि पनेटिक्स, पनालॉजी, मार्फोलॉजी, सिंटैक्स, ये सारी चीज़ें जो है लेवल्स ऑफ लिंग्विस्टिक्स में आते हैं। और इसको आपने आने वाले क्लासेस में किस तरीके से स्टडी करना है। और फिर हमारे साथ प्रिंसिपल्स ऑफ लिंग्विस्टिक या माइक्रो ब्रांचेस ऑफ लिंग्विस्टिक, ये वो ब्रांचेस है जो हम दूसरी फैक्टर के साथ, दूसरे एस्पेक्ट के साथ लिंक कर सकते हैं। कि आपने अगर सोशियो लैंग्विस्टिक को स्टडी करना है तो सोशियो लैंग्विस्टिक में आपने सोसाइटी और लैंग्वेज को एक दूसरे के साथ लिंक करना है, तो उसको हम सोशियो न्यूरो लैंग्विस्टिक, कंप्यूटेशनल लैंग्विस्टिक, साइको लैंग्विस्टिक, ये सारी चीज़ें हम क्लासेस में पढ़ेंगे। ये हमारे साथ सब टॉपिक्स हो गए लैंग्विस्टिक्स में। और फिर आखिर में जो सबसे आखिरी टॉपिक है किस चीज़ में, सिलेबस ऑफ पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन में, वो क्या है, वो आपके साथ जनरल नॉलेज है, जनरल नॉलेज। और मैंने आपको स्टार्ट में आई हैव टोल्ड यू इन द बिगिनिंग दैट आई एम आल्सो प्रिपेयरिंग माई सेल्फ फॉर CSS एंड PMS। CSS और PMS के लिए भी तैयारी कर रहा हूँ। तो उस तैयारी की बुनियाद पे आपके लिए प्लस पॉइंट्स ये है कि आपने जनरल नॉलेज को इस पेपर के लिए, लेक्चरर इंग्लिश के लिए, लेक्चरर इंग्लिश की तैयारी के लिए जो आप
आप जो जनरल नॉलेज तैयार करते हैं उसमें मैं आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स दूंगा। इस जनरल नॉलेज में आपने क्या करना है, पाकिस्तान अफेयर्स की तरफ जाना है, पाक अफेयर्स को। और पाक अफेयर्स को हम टू कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, एक होता है प्री पार्टीशन और दूसरा होता है पोस्ट पार्टीशन। पोस्ट पार्टी प्री पार्टीशन जो है 1857 से लेकर 1947 तक, इस पीरियड को हम प्री पार्टीशन, और पोस्ट पार्टीशन को हम 1947 से लेकर 2024 तक जो पीरियड है उसको हम पोस्ट पार्टीशन, ये चीज़ें हम पढ़ेंगे। और दूसरा जो स्टेप है, दूसरा जो टॉपिक है जनरल नॉलेज में, आपने करंट अफेयर्स पे फोकस करना है कि nowadays what are happening in the world, what are happening in Pakistan, you should go for these thing and you should study these thing deeply। इन चीज़ों की बुनियाद पे आपके पेपर में क्वेश्चन आएंगे कि शहबाज शरीफ कब वजीर आजम बना, शहबाज शरीफ पाकिस्तान में जनरल इलेक्शन जो है 2024 में कब हुई, किस तारीख को हुई। आपने इन सारी चीज़ों को करंट अफेयर से लिंक करना है और इनको आपने स्टडी करना है। फिर इसके बाद आपके साथ आता है इस्लामिक स्टडीज़। इस्लामिक स्टडीज़ को आपने स्टडी करना है, और मैथमेटिक्स, जनरल साइंस, ये सारी चीज़ें हम क्लासेस में कवर करेंगे इंशाल्लाह। सो दिस वाज ऑल अबाउट द सिलेबस ऑफ पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन। नाउ आई वांट टू गिव अ चांस टू यू कि इसके बाद आपके साथ जो लास्ट सेशन होता है वो सेशन किस चीज़ का होता है, क्वेश्चंस एंड आंसर्स का होता है। अगर आपके जहन में कोई क्वेश्चंस है तो आपने अपना माइक्रोफोन जो है, अपना माइक ऑन करना है और मुझसे पूछना है कि यू शुड आस्क क्वेश्चन फ्रॉम मी। आपके जहन में कोई क्वेश्चंस है? आप मेरी आवाज सुन रहे हैं? अगर किसी की जहन में कोई क्वेश्चंस है तो आपने जरूर पूछना है। मैं आपको 5 मिनट्स देता हूँ। 5 मिनट्स के बाद मैंने अपना क्लास जो है वाइंड अप करना है, और फिर आपने आपके साथ आपके साथ मैम सफीना क्लास लेंगी ग्रीक लिटरेचर पे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। क्या हाल है सर? मैं शाहजेब खान बात कर रहा हूँ। जी जी शाहजेब खान, आपने क्वेश्चंस करना है? जी बिल्कुल, मैंने क्वेश्चंस करना है आपसे। गुड गुड, चलो ये फिर जो शुरू कर। आपने जी जी मैं स्टार्ट कर रहा हूँ सर। ये जो आपने सिलेबस पूरा बयान किया है, जी जी 10 पॉइंट पर मुश्तमिल है ना? जी जी 10 पॉइंट्स पे तो मुश्तमिल है। ठीक है सर, इतना बड़ा सिलेबस हम 3 मंथ में कवर कर लेंगे? आप देखेंगे कि हम किस तरीके, मैंने आपको बताया कि आपने स्मार्ट वर्क किस तरह करना है, स्मार्ट वर्क की बुनियाद पे हम ये सारी चीज़ें कवर करेंगे। आप देखेंगे कि मैंने तकरीबन 40 मिनट्स में ये सारी चीज़ें आपको डिलीवर कर दी, आपके सामने रख दी। तो मैं आपको किस तरीके से, बेहतरीन तरीके से आपको बताऊंगा कि आपने ये सारी चीज़ें जो है किस तरह कवर करना है। हाँ सर, मेरी दूसरी खुद गवर्नमेंट हेलो। टीचर भी हूँ 14 जी स्केल जी पर। ठीक है सर, तो पहले भी मैं प्रिपरेशन करता रहा हूँ अपने से, अपने आप से, यानी खुद सेल्फ प्रिपरेशन करो। अभी भी मुझे कम से कम 1 महीने से ऊपर हो गया कि सेल्फ प्रिपरेशन कर रहा हूँ। मैं तकरीबन सारी हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर को मैंने क्लियर कर लिए। 3 बुक से पढ़ रहा हूँ इसे, इंग्लिश लिटरेचर, ठीक ना, बियर मलिक ठीक से, है विचर से, और एक सर्वे ऑफ इंग्लिश लिटरेचर वहां से पढ़ रहा हूँ। और ठीक है मैंने साथ साथ प्ले वगैरह भी कवर किए हैं जो इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना। ग्रीक लिटरेचर का मैं अभी पोस्ट लिटरेचर पढ़ रहा था, साउथ इंडियन लिटरेचर, इसमें पाकिस्तानी लिटरेचर भी है और
इंडियन लेटर भी है। पिछली दफा जो क्वेश्चन आए थे ना, उसमें कम से कम 10 नंबर का जो पोर्शन था वो जो है ना ये पोस्ट इंडियन लिटरेचर का था। हालांकि एमए लेवल पर ना ये पोस्ट साउथ साउथ इंडियन लिटरेचर नहीं पढ़ाया जाता, ठीक ना, ज्यादातर नहीं पढ़ाया जाता। एमए लेवल में ये तो पोर्शन था भी नहीं, क्योंकि हमने खुद एमए की हुई थी। एक नावल या दो नावल में भी थे। एक शाहजेब था शा- अहमद अली शाहजेब सैफ का। जी जी। शाहजेब, स्टार्ट स्टार्ट में मैंने आपको बताया कि हाउ टू स्टडी इंग्लिश इज अ सब्जेक्ट। पढ़ने के लिए आपके पास मल्टीपल टैक्टिक्स होना चाहिए, मल्टीपल टेक्निक्स होना चाहिए। उन चीज़ों की बुनियाद पे हमने बीएस लेवल पे पढ़े हैं कि वहाँ पे साउथ एशियन लिटरेचर को आपने किस तरीके से स्टडी करना, वहाँ पे भी इम्पोर्टेंट वर्ड्स होते हैं, हम उनको भी आपके सामने रखेंगे और आपके सामने इन चीज़ों पे लेक्चर्स देंगे। आप सही तरीके से पढ़ेंगे और सही तरीके से हम आपको समझाएंगे कि आपने साउथ एशियन लिटरेचर, आपने इंडियन लिटरेचर, आपने पाकिस्तानी लिटरेचर, आपने इन सारी चीज़ों चीज़ों को किस तरीके से स्टडी करना, और इनमें जो इम्पोर्टेंट वर्क्स होते हैं हम आपको ये भी पढ़ाएंगे इंशाल्लाह। ठीक है सर, थैंक यू सर। शाह से अब देखें, पता क्या है कि कुछ यूनिवर्सिटीज में है, वहाँ पे ना साउथ एशियन जो सिलेबस है, लिटरेचर है रिटन इन इंग्लिश लैंग्वेज, उस पर काफी फोकस किया जा रहा है। अब जो ट्रेंड है पीपीएससी का, वो मेडिवल की बजाय मॉडर्न की तरफ ज्यादा हो रहा है। ठीक है, जी जी, मॉडर्न तो से ज्यादा है। जी जी, तो 20 उस मार्क्स उसमें आ जाते हैं पेपर में बिल्कुल, सर। तो इस वजह से पहले बच्चे जो थे वो ग्रीक लिटरेचर को और मेडिवल को ज्यादा टाइम लगाते थे। अब जब बच्चे हमारे प्रिपेयर हो चुके जी हैं सब बिल्कुल। चीजों के लिए, तो पीपीएससी ने बैठे बैठाए क्या किया है, असल में पीपीएससी ने बने बनाए पेपर लिए इंडियन वेबसाइट से। तो डेफिनेटली इंडियन वेबसाइट से जी हम प्रेफर करेंगे अपने राइटर्स को। तो इवन के बिल्कुल उन्होंने एमसीक्यूज भी चेंज नहीं किए हैं, एज इट इज उन्होंने वो उठा के पेस्ट किए थे पेपर्स में। इस वजह से जो शिफ्ट है ना, वो इस तरह से वो जो इनका ट्रेंड है वो शिफ्ट हुआ है मेडिवल और ग्रीक की बजाय अब मॉडर्न पे। तो इंशाल्लाह हम मॉडर्न को भी कवर करने वाले हैं। आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो इनके जो मोस्ट इंपोर्टेंट राइटर्स हैं वो आप कवर करें। जी, मैंने कुछ कवर किए हुए हैं। अहमद अली, हाँ जी, उसके बाद अहमद अली के मोहसिन, अहमद के अली पास के जो है 2-3 बुक्स आते हैं। समाला शमसी को कवर किया हुआ है, लेकिन बिल्कुल वो इंडियन में गीता एंजल है, उससे कवर किया हुआ है। इस तरह मुख्तलिफ किस्म के जो राइटर्स हैं, जो मैंने साउथ इंडियन में कवर किए हुए हैं। हाँ, ये जो आपके सामने 10 पॉइंट्स रखे गए हैं, इसका मतलब ये है कि इन सब चीज़ों को हम तकरीबन इस तरह से देखेंगे, लेकिन इन सब में से हमने हर चीज़ इस तरह से नहीं पढ़नी कि हमने हर चीज़ को रट्टा लगाना है। इनमें जो पीपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट चीज़ें हम वो पढ़ेंगे, बाकी जो है जी वो बिल्कुल। आपको ज़ाहिर है जो भी ज्वाइन करेगा तो उनको चीज़ें जो दी जाएंगी। आपने वेबसाइट आपने वेबसाइट का बताया मैडम, वो कौन सी वेबसाइट थी जिसके बारे में आप कह रही कि इंडियन से ना कॉपी करके ना कि किसी ने लगाई है पेपर के जी अंदर? जी, आई एम वेरी सॉरी, लेकिन अब वो मेरे ज़हन से निकल गया। आई थिंक फॉर यू थी वो वेबसाइट, इंडियन वेबसाइट है कोई, वहां से मैंने खुद चेक किया था। तो उन्होंने बिल्कुल एज इट इज जो थे वो उठा के वहां पे पेस्ट किए हुए थे क्वेश्चन मार्क में, सॉरी क्वेश्चन पेपर में। तो अच्छा। ये एक गलत बात है, जबकि हमारे स्टूडेंट्स जो है वो तैयारी कर रहे हैं। अ, अगर उन्होंने अपना पेपर पैटर्न चेंज करना है, दे मस्ट अनाउंस इट कि हम पेपर जी पैटर्न जो है वो बिल्कुल। अपना शिफ्ट कर रहे हैं। तो खैर, कोई क्लेम भी तो नहीं कर सकता ना इन पे। लेकिन एफपीएस का मैंने अभी एक पेपर दिया है ना, उसमें मेरे ना 75 मार्क्स आए हैं कीवर्ड हम्म, के थ्रू। ये केयरबल की होती है उसके अंदर, ठीक है ना, उस 75 मार्क्स मेरे आए। उनका एक प्रॉपर सिलेबस होता है और वही सिलेबस बिल्कुल से ही अक्सर चीजें आ जाती हैं। बिल्कुल उनका इनका ऐसे ही होता है, लेकिन अब ये पीपीएससी या पंजाब है जहाँ पे कुछ भी हो सकता है। जी बिल्कुल पंजाब। ठीक है भैया। तो थैंक यू मैम, ठीक है। ओके जी। तो ग्रीक लिटरेचर हमने शुरू किया था, तो उसमें उस दिन शॉर्ट से ओवरव्यू दिया था आप लोगों को। तो आज उसको थोड़ा सा कंटिन्यू हम करेंगे। तो मेरा ख्याल है कि आज जो इसकी हिस्ट्री है शॉर्ट में वही हम कवर करेंगे। तो असल में बहुत से स्टूडेंट्स जो हैं उनको ग्रीक की ना समझ नहीं आती है। तो मेरे ख्याल से ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टाइम है ये हमारे साथ जो है ना ग्रीक का, क्योंकि इस टाइम में काफ़ी सारे जॉनरा जो थे वो डेवलप हुए थे।
इसकी ईच एंड एवरीथिंग को रोट मेमोराइजेशन करने की जरूरत नहीं है। बस हमने क्या करना है कि इसमें से जो पीपीएससी के हवाले से इंपॉर्टेंट चीजें ना हम सिर्फ वो देखने वाले हैं। नोट्स तो डिटेल्ड ही दिए जाएंगे, लेकिन साथ आपको बता भी दिया जाएगा कि आपने इसमें से कौन सी चीज पीपीएससी के लिए तैयार करनी है। ठीक है, तो रिलीजन आपको बता दिया था, और रिलीजन में एक और चीज जो है ना अक्सर वो पूछ लेते हैं। आप काइंडली अपनी पेपर पेंसिल पास रखें कि जो मैं चीज बता रही हूँ कि पीपीएससी ये वाली चीज पूछता है, उसको आप बस पॉइंट आउट करते जाए, लिखते जाए। ये पीडीएफ आपको दिया जाएगा, एडिटेबल होगा, आप इसको अपने नोट्स के तौर पे भी आप इसको एडिट कर सकते हैं। ठीक है, तो रिलीजन के वाले से जो चीज अक्सर वो पूछ लेते हैं, एक तो वो ये पूछ लेते हैं कि किस सिटी का गॉड कौन था। आपको पता है मुख्तलिफ डिटीज थी उनकी, तो एथेंस है, डेल्फी है, स्पार्टा, कोरिंथ, इनके जो गॉड थे जिनकी वो पूजा करते थे, वो आप लोगों को नाम उनके याद वैसे होने चाहिए। और उसके अलावा लिटरेचर में आपको लिरिकल पोइट्री बताया था। लिरिकल पोइट्री मतलब ये एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट था जिसको लायर कहा जाता था, लायर की तारा, और ये तो उसी वजह से ये नाम निकला है। तो जो पोइट्री थी उनकी, ये उनके 3 टाइप्स की थी। लिरिकल पोइट्री थी, ड्रामा था, और एपिक थी। लिरिकल पोइट्री जो उनके सॉन्ग्स होते थे, तो जिसमें वो अपने इमोशंस बता रहे होते थे, और ड्रामा जो था ये उनका आपको पता है कि ड्रामा बड़ी देर तक पोइट्री की फॉर्म में रहा है, अब कहीं जाके इसको प्रोज फॉर्म नसीब हुई है, उससे पहले ये पोइट्री की फॉर्म में था। तो उसमें हमारे पास सैफो आ जाती है और पिंडार, 2 नाम आपको बताए थे। 9 लिरिकल पोइट्स जो हैं, ये सब नाम आपको याद करने की जरूरत नहीं है, पीपीएस ये नहीं पूछता, लेकिन ये आपको आइडिया होना चाहिए कि इसमें पिंडार का नाम इन लोगों में आता है, यानी कि ये उस जमाने का बना है। ड्रामा में था फिर इsoप जो है, ट्रेजेडी। ट्रेजेडी जो थी, इसकी जो एटमोलॉजी है वो अभी तक क्लियर नहीं हो सकी है। 5 से 6 किस्म की एटमोलॉजीज आती हैं। कुछ कहते हैं कि जो लोग विन करते थे उनको ये दिया जाता था, लेकिन ये विन एंड लॉस का कंसेप्ट तो बाद में है ना, क्लासिकल एज में। ये हम पढ़ रहे हैं आर्काइक पीरियड, तब तो ऐसा कोई कंसेप्ट नहीं था। तो लेकिन कोई भी ये नहीं बता सकता कि ट्रेजेडी जो है ये जॉनरा क्यों दिया गया ये नाम। इसमें एसोप आता है। एसोप जो है एक्चुअली ही वाज नॉट अ राइटर, वो एक स्लेव था, और वो फैबल जो था वो लिखा करता था। थेस्पिस का नाम आप लोगों ने सुना होगा। जितने भी एक्टर एक्ट्रेसेस होते हैं उनको थेस्पियंस भी कहा जाता है, क्योंकि थेस्पिस वो बंदा है जिसने ये कंसेप्ट दिया था कि जो कोरस होता था, आप लोगों ने सुना होगा, बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है इसका था। तो जो कोरस होता था उसमें जहाँ पे डायलॉग्स आते थे हीरो के, तो उन डायलॉग्स को कोरस में नहीं बोलना, बल्कि उसकी बजाय कोरस में से ही एक बंदा जो था वो अलग होकर इनको बोलेगा डायलॉग की शक्ल में। तो इसलिए कहा जाता है कि थेस्पिस जो है इज द फादर ऑफ ट्रेजेडी। लेकिन आप याद रखिएगा कि फादर ऑफ ट्रेजेडी इसलिए कहा जाता है, इसने कंसेप्ट दिया था डायलॉग की शक्ल में। लेकिन जो असल फादर ऑफ ट्रेजेडी है वो आप आगे पढ़ेंगे क्लासिकल एज में, आपको उसका नाम भी आता होगा। ठीक है, तो थेस्पिस जो है इसमें कोई स्क्रिप्ट नहीं लिखा था, वो राइटर नहीं था, बस कंसेप्ट देने वाला है। कॉमेडी में भी कुछ राइटर्स आते हैं, ये आप लोगों ने नहीं पढ़ने हैं, मैंने वैसे लिख दिए हैं। तो थेस्पिस भी कोई राइटिंग नहीं है। एपिक में हमारे पास मोस्ट इंपोर्टेंट राइटिंग्स आती है, होमर था और हीसियड है। तो होमर जो है इसकी 2 राइटिंग्स है, इलियड और ओडिसी, ये हमारे सिलेबस में शामिल है। इसको हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे, और इसको हम फुल लेंथ में नहीं पढ़ने वाले हैं, इसके हम टेक्स्ट नहीं पढ़ने वाले हैं, इसके हम शॉर्ट स्टोरी पढ़ेंगे। और मोस्ट इम्पोर्टेंट जो उसके कैरेक्टर्स हैं जो अक्सर पीपीएससी पूछ लेता है, बस वो पढ़ेंगे। ठीक है, थियोगनी है हीसियड की। तो थियोगनी ये इसने इसने जो गॉड एंड गॉडेसेस की जो जिनोलॉजी है वो उसने इसमें डिस्कस की हुई है। तो अगर किसी ने कंफर्म करना हो कि इनका जो फैमिली ट्री है गॉड एंड गॉडेसेस का, तो वो इससे टैली किया जाता है, थियोगनी से। वर्क्स एंड डेज है, इसमें भी काफी सारी इसने बहस की है, लेकिन हम इन सब में नहीं जाना, हम सिर्फ इलियड एंड ओडिसी को पढ़ने वाले हैं। ये वैसे आपकी इंफॉर्मेशन के लिए लिखती है एक्स्ट्रा चीजें। ठीक है, तो प्रोज में हमारे पास प्रोज उस टाइम में कोई ऐसा सच नहीं थी। तो फिलोसफर्स से उस जमाने में 7 सेज ऑफ ग्रीस आते हैं। तो इसमें कोई भी इंपॉर्टेंट नहीं है, पीपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से के हवाले से आपकी इंफॉर्मेशन के लिए लिखा है। पाइथागोरस, ये इसका भी हमने कुछ नहीं पढ़ना है।
लेकिन ये वो बंदा है जो कि होमर के ज़माने का था, यानी कि उस स्टेज में है। ये इसका नाम इसलिए जहाँ पे का है, इसकी कोई राइटिंग नहीं पढ़नी और कुछ भी नहीं पढ़ना आपने इसका। क्लासिकल पीरियड जिसमें हमें टाइम लगाना है, ये हमारा एक्चुअल पीरियड है। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड इसका ये है कि ये 480 में 480 के बाद, यानी कि जो पर्शिया जो था उसने जब ग्रीक को तंग किया, तो उसके बाद का जो टाइम है 323 तक का जो टाइम है, 323 तक का जो टाइम है अलेक्जेंडर की डेथ हुई थी, तब तक इसको काउंट किया जाता है। और इस टाइम में हमारे पास काफ़ी सारे राइटर्स आ जाते हैं। पोइट्री में हमारे पास ड्रामेटिक थी, और याद रखिएगा जो अर्काइक पोइट्री है, अर्काइक पीरियड था। अर्काइक पीरियड में लिरिकल पोइट्री जो थी वो लिरिकल पोइट्री का टाइम कहलाता है। अर्काइक पीरियड लिरिकल पोइट्री का टाइम है, और जो क्लासिकल पीरियड है इसमें ड्रामेटिक पोइट्री इंपॉर्टेंट थी। इसमें आपको जितनी भी राइटिंग्स मिलेंगी वो ड्रामेटिक मिलेंगी, यानी कि इम्पोर्टेंट जो उनकी जिनकी बात की जा रही है, ठीक है। तो ड्रामेटिक में हमारे पास सबसे पहले जिसका नाम आएगा वो है हमारे पास जी इसिक्लिस। इसकी काफ़ी सारी प्रोनाउंसिएशन पाई जाती हैं, लेकिन इसिक्लिस जो है वो इसकी एग्जैक्ट मानी जाती है। तो सबसे पहले जो इस टाइम पे जो ट्रेजेडी थी और उसकी कुछ करेक्टरिस्टिक्स थी। एक तो ये था कि उसमें डियोस एक्स मैकीना, इसको मशीना नहीं पढ़ना आपने, डियोस एक्स मैकीना है। ये इसका बड़ा ज़्यादा इसको मतलब यूज़ किया जाता था। होता क्या था इसमें, मैकीना का मतलब होता था कि एक ऊंची जगह से जो गॉड और गॉडेसेस का कैरेक्टर जो था, मतलब उनको प्रेजेंट करने के लिए कोई कैरेक्टर कोई एक्टर जो था उनका मास्क लगा के आता था और उसकी हेल्प करने आता था, जो कि हमारा प्रोटैगनिस्ट होता था, तो उसको डियोस एक्स मैकीना कहा जाता था। उसके अलावा का स्ट्रक्चर था, प्रोलॉग होता था इसमें, पैराडोक्स होता था, एपिसोड्स होती थी और एक्सोड्स होता था। कोरस में इसमें बहुत इंपॉर्टेंट था। शुरू शुरू में उसमें 50 लोग होते थे कोरस में, फिर जैसे जैसे कैरेक्टर्स बढ़ते गए स्टेज पे, तो वैसे वैसे कोरस जो था उसकी तादाद कम होती गई। लेकिन एक मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ जो पीपीएससी आपसे पूछ सकता है वो ये है कि ग्रीक जो ड्रामा था उसमें स्टेज पर एक टाइम में 3 से ज़्यादा कैरेक्टर्स नहीं होते थे, 3 से ज़्यादा कैरेक्टर्स नहीं होते थे। उसके अलावा इसकी लिस्ट जो राइटिंग्स है और उसमें हमारे पास एगमेम्नोन आएगा, ये हमने पढ़ना है, ये पीपीएससी के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट है। सोफोक्लिस का हम इडिपस पढ़ेंगे, इसकी ट्रायोलॉजी है लेकिन हम सिर्फ इडिपस रेक्स ही पढ़ेंगे, ठीक है। ट्रोजन वुमन हम पढ़ने वाले हैं यूरिपिडीज का। ये तीनों हमने पढ़ने हैं, 3 राइटिंग्स हमारे पास ये आ जाएंगी। सटायर भी था उस टाइम पे, लेकिन उसमें ऐसे हमारे पास कोई ऐसी राइटिंग्स नहीं है। सोफोक्लिस की एक राइटिंग्स मिली है 1912 में, लेकिन वो फ्रैगमेंट्स है। यूरोपिडीज का साइक्लोप्स है, ये आपने याद रखना है कि क्लासिकल एज में यूरोपिडीज का वर्क था सटायर, स्टाइल जॉनरा था उसका, उसका नाम है साइक्लोप्स। और ये अकेला सर्वाइविंग वर्क है जो कम्प्लीटली हम तक पहुंचा है। कॉमेडी भी थी उस टाइम पे, तो कॉमेडियंस में सबसे इम्पोर्टेंट है हमारे पास एरिस्टोफेनीज। एरिस्टोफेनीज आपने याद रखना है उस टाइम पे था, और इसकी जो राइटिंग्स हैं उनके सिर्फ नाम आते हैं। इसकी एक राइटिंग थी फ्रॉग्स, इसके अलावा इसकी काफ़ी सारी राइटिंग्स हैं। उन तमाम राइटिंग्स के नाम आपको मिलेंगे जानवरों के या जो एनिमल्स होते हैं उनके नाम पे, वेस्प्स हैं, फ्रॉग्स हैं, इस तरह करके। तो इसकी कोई भी राइटिंग पेपर में नहीं पूछी जाती, लेकिन राइटिंग्स के नाम पूछे जाते हैं। आपने एरिस्टोफेनीज की सिर्फ राइटिंग के नाम याद करने हैं, ठीक है। उसके बाद ट्रेजाई कॉमेडी, मोस्ट इम्पोर्टेंटली मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि यूरोपीज जो है उसने एक जॉनरा डेवलप करने की कोशिश की थी, जिसको आज के टाइम पे हम प्रॉब्लम प्ले भी कहते हैं, लेकिन इसमें आपने कुछ भी नहीं याद करना। फिलोसफी में हमारे पास फिलोसफर्स थे, सोक्रेटिस है, इसका हमने कुछ भी नहीं पढ़ना। प्लेटो है, इसकी द रिपब्लिक हम नहीं पढ़ने वाले। एरिस्टोटल की पोएटिक्स हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे, क्योंकि ये पीपीएससी में आएगी। तो ये आपको अगर आज मैं राइटिंग्स भी दे दूँ तो फिर आप लोगों के लिए काफ़ी सारा मुश्किल हो जाएगा इसको याद करना। चीज़ें मैंने पीपीएससी के हवाले से आज बताई हैं, कल मैंने आपसे इनसे पूछा है और कल इनकी राइटिंग्स हम इंशाल्लाह पढ़ने वाले हैं, क्योंकि आज का दिन में आप इतना सारा सिलेबस याद नहीं रख पाएंगे, ठीक है। ये स्लाइड्स इंशाल्लाह पीडीएफ जो है ये एडिटेबल आपके साथ शेयर किया जाएगा, तो आप लोग इसको चेंज वगैरह भी कर सकेंगे। हेरोडोटस है, थोसिडिस है, xenophon है,
तो हेरोडोटस और थोसिडिडस जो है, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट लोग हैं, इनका जो काम था, जो यानी कि ये दोनों हिस्टोरियंस थे, और क्या में से कोई ये बता सकता है कि इनमें से एक बंदा जो था वो बड़े मशहूर है कि वो बड़ी साइंटिफिक रिसर्च करता था, और एक बंदा जो वो मशहूर है कि वो बस कुछ भी कह देता था। तो आपको याद है वो कौन बंदा है दोनों में से? हाँ जी, किसी को आइडिया हो थोड़ा सा? अच्छा जी, इसमें जो हमारे पास हेरोडोटस है, हेरोडोटस उसको कहा जाता है फादर ऑफ हिस्ट्री, लेकिन फादर ऑफ लाइज भी कहा जाता है। उसका क्या काम था, मतलब ऐसा कहा जाता है कि उसको जो भी चीज मिलती थी वो नोट करता जाता था हिस्ट्री के तौर पे। लेकिन जो दूसरा बंदा है थियोसिडिडिस जो है, उसने साइंटिफिक जो हिस्ट्री है उसकी बुनियाद रखी थी। ठीक है, इनकी कोई हमने राइटिंग्स नहीं पढ़नी है, कोई भी राइटिंग्स हमने नहीं पढ़नी है। वी जस्ट हैव टू लर्न दैट दे आर हिस्टोरियंस, एंड वन ऑफ देम इज फादर ऑफ लाइज एंड वन ऑफ देम इज फादर ऑफ साइंटिफिक हिस्ट्री। बस ये दो चीजें आपने याद रखनी। ठीक है, उसके बाद हमारे पास और भी काफी किस्म की राइटिंग्स मौजूद थी, ऑरेटर्स भी थे, क्रिटिक्स भी थे, लेकिन वो सब हम नहीं पढ़ रहे हैं। हेलेनिस्टिक पीरियड था। हेलेनिस्टिक पीरियड ये वो टाइम है जब अलेक्जेंडर ग्रेट के बाद पूरे का पूरा ग्रीस जो है वो रोम के अंडर चला गया था। तो सॉरी, रोम के अंडर नहीं गया था बल्कि जाना शुरू हुआ था। तो इस टाइम में कुछ राइटिंग सामने आ रही थी, तो वो उनमें से कोई भी पीपीएससी के हवाले से इम्पोर्टेंट नहीं है। इसमें हेलेनिस्टिक पीरियड में हमने सिर्फ दो बातें याद रखनी है। हेलेनिस्टिक पीरियड में दो बातें याद रखनी है। मिनेंडार जो है, जी ये नजर आ रहा है आपको, मिनेंडार जो है, इसकी इसको कहा जाता है कि इसने 5 एक्ट प्ले इन्वेंट किए थे, क्योंकि इससे पहले आपको पता है 3 एक्ट प्लेज हुआ करते थे। उसके बाद लूसियस, लिवियस, एंड्रोनिकस है। ये इसकी इम्पोर्टेंट बात ये है कि इसने जो ग्रीक लैंग्वेज में लिखी हुई थी ओडिसी और होमर, इसने ट्रांसलेट करके दी थी लैटिन को। लैटिन से उसके बाद जब लोगों को मिली है तो इसके थ्रू मिली है। तो ये बस ये दो चीजें आपने याद रखनी है जहाँ। ठीक है, उसके बाद जो पोज में कुछ भी नहीं याद रखना आपने। लेकिन अगर आपको मतलब लिटरेचर के स्टूडेंट्स हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि इस टाइम में हमारे पास कुछ नॉवल भी आ रहे थे। जो जॉनरा है नावल का वो अपनी मतलब इनिशियल स्टेजेस में था, तो आप इसको फॉर टाइम में पढ़ सकते हैं। फिलोसफी में स्टोइसिज्म जो है वो आपको इस टाइम में मिली, हेलेनिस्टिक पीरियड में। ये अभी तो आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन जब हम क्रिटिसिज्म में जाएंगे तो वहां पे आपको थोड़ा सा इसका करेक्टर नजर आएगा, तो आपको थोड़ा सा आइडिया हो कि जब बंदा इस टाइम में था। ठीक है, जेनो। रोमन ग्रीशियन पीरियड है, दिस इज द टाइम when all the Greece was sacked by Rome। तो इस टाइम पे जो मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज हमने याद रखनी है वो ये है कि रोम जो था उसने ग्रीस का कल्चर, लिटरेचर और उनकी बहुत सी चीजें अडॉप्ट की थी, एंड इट वाज अ वेरी फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री दैट ये जो फातेह थी वो महकूम कौम की चीजों को अडॉप्ट कर रही है। हालांकि इससे पहले उल्टा काम होता था और अभी भी ऐसा ही होता है। ये मोस्ट राइटर्स के नाम लिख दिए गए हैं फ्रॉम ग्रीक पीरियड। ठीक है, आप इनको एडिट कर सकते हैं। कुछ लोगों के नाम इसमें शामिल नहीं किए किए गए हैं डेलिबरेटली, ताकि आप लोग खुद शामिल करें। ठीक है, फिर रोमन लिटरेचर हमारे पास आ जाता है। रोमन लिटरेचर की भी काफ़ी स्टोरी है, लेकिन इसमें कोई आपको ऐसा रिच कल्चर नहीं मिलेगा, मिलेगा। तो इसका ये है कि इसको शॉर्टकट में हम कर लेते हैं। तो अर्ली लैटिन लिटरेचर जो है, इसमें आपको ये सब लोग नजर आएंगे, लेकिन ये पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इनमें कोई भी इम्पोर्टेंट नहीं है। ये आपके इंटरेस्ट के लिए डाले हैं जिन लोगों को शौक होता है, और इससे भी ज्यादा हिस्ट्री है, लेकिन वो कोई भी आपके लिए पेपर में नहीं काम आएगी। ठीक है, तो ये गोल्डन एज जो है ये हमारे लिए थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है। इसमें हमारे पास आपको जो नजर आ रहा होगा एपिक में सबसे पहले
पब्लियस वर्जिलस मारो। तो इसमें इसकी एनीड जो है ये पीपीएससी में काफ़ी ज़्यादा इस पे पूछा जाता है, तो इंशाल्लाह इसको हम पढ़ने वाले हैं। होरेक है, इसकी भी कोई राइटिंग नहीं हम पढ़ने वाले हैं। और उसके बाद ओविड है, ओविड का भी आई थिंक हम कुछ नहीं पढ़ेंगे, पीपीएससी के हवाले से हम कुछ नहीं पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो उसके बाद लिरिकल में पेस्ट्रल पोएट्री इस टाइम में थोड़ी डेवलप होना शुरू हुई थी, लेकिन वो हम पीपीएससी में नहीं पढ़ने वाले हैं। तो सैनिका जो है आप सिल्वर एज में आ जाए, जहाँ पे सिर्फ एक चीज आपने याद रखनी है ट्रेजिडी में। तो सैनिका द यंगर, क्योंकि सैनिका इसका जो फादर है वो भी एक प्ले राइट था, वो इससे पहले गुजर चुका है, वो हमने नहीं पढ़ा, लेकिन इसका नाम हम पढ़ रहे हैं सैनिका द यंगर। तो ये फादर ऑफ रिवेंज ट्रेजिडी है, बस आपने ये याद रखना है। सैनिका द यंगर सिल्वर एज में था, रोमन बंदा था ये, और इसको फादर ऑफ रिवेंज ट्रेजिडी कहा जाता है, ठीक है। अच्छा, ये आप लोगों ने अक्सर, आप में से बहुत से स्टूडेंट्स ने ग्रीक और रोमन को इकट्ठा पढ़ा होगा एज क्लासिकल में, ठीक है, वो चलता है। लेकिन आप लोगों को कम से कम ये पता होना चाहिए कि ग्रीक लोग कौन से थे और रोमन कौन से थे। पीपीएससी ना भी पूछे, एटलीस्ट आप एक 17 स्केल पे जॉब करने जा रहे हैं, आपका जो कंसेप्ट है, आपका जो लेवल है, अंडरस्टैंडिंग लेवल, आप कंप्रिहेंशन जो है, इट मस्ट बी सुपर डुपर एज कम्पेयर टू योर स्टूडेंट्स। ऐसा नहीं हो कि स्टूडेंट्स जो हैं वो आपसे ज़्यादा क्वालिफाइड हो, उनको पता हो, तो आप वहाँ पे जी डम एंड डफ बन के खड़े हो, तो ये अच्छा नहीं लगता, ठीक है। तो इस टाइम पे थोड़ा सा जो नॉवल है वो आ रहा था। मैं यहाँ पे आपको ये बता दूं कि ये जो सिल्वर एज जो है, इसमें लूसियस अपोलियस मेडोर्नस, इनकी प्रोनाउंसिएशन चेंज होती रहती है, आपने इसके बारे में नहीं पढ़ना। इसने एक नॉवल लिखा था गोल्डन एस के नाम से। इसकी ये जो थीम है बहुत ज़्यादा यूज़ की जाती है, बहुत ज़्यादा यूज़ की जाती है आज के टाइम पे भी, ठीक है। आप लोगों ने मेटामॉर्फोसिस पढ़ी होगी उसकी, फ्रांज काफ्का की, वो कंसेप्ट भी यहीं से लिया था उस बंदे ने, ठीक है। तो ये आपने पढ़नी नहीं है, लेकिन मैंने आपको बता दिया, अगर किसी बंदे को शौक है तो गोल्डन एस एक नॉवल है, वो आपको उसकी समरी मिल जाएगी। अगर किसी के पास टाइम है तो वो पढ़ सकता है, अदरवाइज पढ़ने की जरूरत नहीं। लेकिन आप ये याद रखिएगा कि इसने जो ब्लू कॉमेडी आज के टाइम पे बड़ी चलती है, वो कंसेप्ट भी इसी बंदे ने दिया था, ठीक है। तो इसके बाद हमारे पास जो है इस एज के मोस्ट इम्पोर्टेंट राइटर्स जो हैं वो मैंने लिख दी है यहाँ पे। तो राइटिंग्स मैंने इसलिए शामिल नहीं की हैं कि आप लोग वो राइटिंग्स याद नहीं कर पाएंगे। तकरीबन 8 या 9 राइटिंग्स जो हैं वो इंशाल्लाह कल आपके साथ उनकी डिटेल्स शेयर की जाएंगी। मैंने आपको बता दी कि कौन कौन सी राइटिंग्स आपने करनी है, ठीक है। जो राइटिंग्स आपने करनी है वो इंशाल्लाह आज आपको ग्रुप में शेयर कर दी जाएंगी, और कल उन पर बात भी की जाएगी। इससे रिलेटेड अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे बताएं। अदरवाइज जो लोग फाइनल क्लास लेंगे उनसे जो आज पढ़ाया इसके बारे में क्वेश्चंस भी किए जाएंगे, ठीक है। यानी कि कल आपका एक टेस्ट भी होगा आज जो पढ़ाया इसमें से। हाँ जी, किसी ने कोई क्वेश्चन किसी का है आप पूछ सकते हैं। ओके जी, तो क्लास को हम एंड कर देते हैं। तो जो फाइनल क्लास है उसमें जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह शेयर कर दिए जाएंगे, और जो लोग उसको ज्वाइन करेंगे उनका कल इंशाल्लाह टेस्ट भी होगा, ठीक है। और कल हम जो उनकी राइटिंग्स हैं, जो राइटिंग्स आज आपको मैंने वो हाईलाइट की हैं, वो हम इंशाल्लाह कल पढ़ने वाले हैं, ठीक है। अल्लाह हाफिज़।
कुछ स्टूडेंट्स ने हैंड रेज किए हुए हैं। हाँ जी, क्या क्वेश्चन है आपके?